यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग कल के लेक्चर में स्टडी कर रहे थे प्रेशर के फॉर्मूला को, द प्रेशर ऑफ द गैस विच इज़ कैलकुलेटेड बाय 1/3 रो CRMS²। और इसके अलावा अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं मीन फ्री पाथ के बारे में। मीन फ्री पाथ क्या होता है और अजम्पशंस ऑफ KTG। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को समझने के लिए हमने कुछ एजम्पशंस कुछ ऐसा माना था कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होते हैं, रिपल्शन फोर्सेस नहीं होते हैं, स्पेसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, तो इस तरह की एजम्पशंस थी, 10 एजम्पशंस हमने स्टडी की थी। इसके बाद में हमने स्टडी किया था फॉर्मूला एनर्जी का, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज़ 3/2 kBT। इसमें KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर एक मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा है तो उस समय पर उसके पास इतनी एनर्जी होगी, लेकिन अगर वो x डायरेक्शन में मोशन करेगा तो उसके पास हाफ KBT एनर्जी होगी। y डायरेक्शन में अगर मोशन करेगा तो उसके पास हाफ KBT एनर्जी होगी, और z डायरेक्शन में अगर मोशन करेगा तो हाफ KBT एनर्जी होगी। लेकिन अगर ये 3 डायमेंशनल मोशन करेगा, x, y और z तीनों एक्सिस में इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेंज होंगे, तो इसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो आंसर है 3 kB2, हाफ KBT, हाफ KBT, हाफ KBT। तो इन तीनों को टोटल करेंगे, टोटल करने पर आएगा 3/2 kBT। ओके, सो दिस इज द एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यू कैन से दैट। इसके बाद में हमने प्रेशर के फॉर्मूला को डिस्कस किया था। प्रेशर का फॉर्मूला था P = 1/3 रो CRMS²। दिस इज द फॉर्मूला, 1/3 रो CRMS²। ये प्रेशर और CRMS² वेलोसिटी में जो रिलेशन है उसको बताएगा कि प्रेशर और रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल में क्या रिलेशन होता है। ओके, इसके बाद में हमने एक फॉर्मूला और स्टडी किया था जिसमें हमने ये देखा था कि CRMS और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है। ये हमने स्टडी किया था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ गैसेस में। तो ये फॉर्मूला था CRMS = √, इसको काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में स्टडी किया था, √3 kBT/m। तो ये फॉर्मूला था जिसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि CRMS और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को कंबाइन करके, और एनर्जी का फॉर्मूला भी हमें पता है 3/2 kBT। तो इन तीनों फॉर्मूलाज को कंबाइन करके हम लोग रिलेशन बना सकते हैं किसमें? प्रेशर और एनर्जी के बीच में, कि काइनेटिक की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के पास जितनी एनर्जी है, तो उन दोनों के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं? एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं इन तीनों फॉर्मूलाज को यूज़ करके। और ऐसा आप करके देखेंगे कि किस तरह से हम प्रेशर और एनर्जी का फॉर्मूला बना सकते हैं, रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बॉयल्स लॉ। ये वैसे तो हमने थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में स्टडी किया था, बॉयल्स लॉ क्या होती है। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने स्टडी किया, जिसमें आइडियल गैस इक्वेशन और ये सब हमने पढ़े थे। तो देखिए, बॉयल्स लॉ में हमने ये स्टडी किया था कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। जो प्रेशर और वॉल्यूम है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, और ये रिलेशन कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टडी किया जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर विल बी 0। ΔT मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? 0 होगा। और इसका मतलब है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर कौन सी प्रोसेसेस होती हैं? आइसोथर्मल। और रिलेशन क्या है? P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। और ये लॉ किसने लिखी थी? रॉबर्ट बॉयल्स। रॉबर्ट बॉयल ने लिखी थी 1886। सॉरी, नॉट 1886, 1886 में तो रॉबर्ट ब्राउन और इनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे। रॉबर्ट बॉयल का नहीं था, रॉबर्ट बॉयल का एक्सपेरिमेंट था 1662। तो 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कांस्टेंट टेम्परेचर रखा और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन को फाइंड किया। अच्छा, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम लोग? कांस्टेंट टेम्परेचर कैसे रखेंगे? तो उसके लिए हमें एक कंटेनर लेना पड़ेगा, और कंटेनर की जो वॉल्स होंगी वो कंडक्टिंग वॉल्स होंगी। कंटेनर की जो वॉल्स होंगी वो कैसी वॉल्स होंगी? ये कंडक्टिंग वॉल्स इसमें हमने क्रिएट कर दी, ताकि वो हीट एनर्जी को एक्सचेंज कर सके किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। और हमने इसके अंदर एक पिस्टन को फिक्स कर दिया, तो ये पिस्टन लगा रखा है हमने। ओके, इसके अंदर कोई गैस फिल कर दी,
जिसमें ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन में रहेंगे। यहाँ का प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1। ये इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम है। ओके, एक बर्नर लगाया, बर्नर लगा करके हमने इस गैस को हीटअप करना शुरू किया। तो जैसे ही गर्म करेंगे यहाँ का टेम्परेचर तो बढ़ना शुरू हो जाएगा और टेम्परेचर को रखना है कांस्टेंट। तो हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन कर रहे हैं और मोशन के कारण क्या कर रहे हैं, कंटेनर से टकरा रहे हैं। टकराने के कारण इनके पास ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और इनका कुछ टेम्परेचर है जिसको हमने T से लिखा, प्रेशर वॉल्यूम है P1 V1। ओके, और जब हम इसको हीटअप करेंगे तो पार्टिकल का मोशन इंक्रीज होगा और पिस्टन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा और प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर कम होगा। यही तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट का रिलेशन है। तो हमें क्या दिखाना है, एक्सपेंशन को दिखाना है। ओके, अब अगर हम इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं तो ये सराउंडिंग के साथ क्या करेगा, हीट एनर्जी एक्सचेंज करेगा। जो भी हीट एनर्जी इसको मिलेगी इससे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना है। और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हम एक तो पिस्टन को फ्री छोड़ देंगे ताकि वो एक्सपेंड हो सके और बीच में हमें बर्नर भी बंद करना पड़ेगा। तो मान लीजिए टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। पहले कितना टेम्परेचर था, पहले टेम्परेचर था 20 डिग्री और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस सिस्टम का टेम्परेचर 21 हो चुका है तो ये रेडिएशन करेगा सराउंडिंग में और धीरे धीरे रेडिएशन करता रहेगा तो फिर से इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर कांस्टेंट कर दिया टेम्परेचर, फिर से बर्नर स्टार्ट करेंगे, हीट एनर्जी देंगे, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगी क्योंकि पार्टिकल का मोशन इंक्रीज होगा। और प्रेशर कांस्टेंट क्यों रहेगा, प्रेशर डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने पर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और कोलिजन में लगेगा ज़्यादा टाइम। अगर कोलिजन पहले से कम हो चुके हैं पर सेकेंड तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे प्रेशर इज इक्वल टू, देखिए प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटा करके हम यहाँ कांस्टेंट लगा देंगे। सो P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन वॉल्यूम और यू कैन से दैट वॉल्यूम जो डिवाइड में था वो इधर मल्टीप्लाई में ले आए तो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन जो है, इनका जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। अभी देखिए इस एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया, इस एग्जाम्पल में मैंने ये बताया कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर कम हो रहा है लेकिन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। PV हमेशा कांस्टेंट रहेगा इस कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। ओके, तो अगर हम कंप्रेशन करेंगे तो क्या होगा, कंप्रेशन करेंगे तो इसमें प्रेशर तो इंक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा। अब हम इसको प्रूव करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पे। ये जो लॉ है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं किसके बेसिस पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे प्रूव करने वाले हैं। तो पहले मैं ये लिख देता हूँ कि बॉयल्स लॉ क्या है, फिर हम इस स्टेटमेंट को लास्ट में क्या करके बता देंगे, प्रूव करके बता देंगे। सो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वी हैव टू प्रूव दिस। इसको प्रूव करना है हमें, किसके बेसिस पे करेंगे, KTG के बेसिस पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे। तो करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये लिखेंगे एज पर द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एज पर द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द फॉर्मूला इज प्रेशर P इज इक्वल टू 1/3 रो डेंसिटी ऑफ द गैस C RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब देखिए गैस की जो डेंसिटी है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हमने जो भी गैस ली कंटेनर में उसका मास और डिवाइड बाय क्या आएगा, वॉल्यूम। तो हम इस फॉर्मूला के अंदर वॉल्यूम को लेकर के आएंगे, रो की हमें जरूरत नहीं है तो इस फॉर्मूला में से रो को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करके। सो P इज इक्वल टू 1/3, रो की जगह पर क्या लिख देंगे, मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि हमें PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बनाना है तो V को तो इस फॉर्मूला में लाना पड़ेगा। क्योंकि इस फॉर्मूला में हमें V नहीं दिख रहा था इसीलिए हमने रो की वैल्यू पुट कर दी मास अपॉन वॉल्यूम एंड C RMS स्क्वायर।
अभी जो वॉल्यूम है ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो लिख देते हैं इसको। सो पी वी इज इक्वल टू 1/3 m C RMS स्क्वेयर। सो दिस इज आवर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन चुका है। अब इस फॉर्मूला में क्या क्या कांस्टेंट दिख रहा है? मेरे को तीन चीज़ें कांस्टेंट दिख रही हैं। एक तो 1/3, दूसरा मेरे को क्या कांस्टेंट दिख रहा है? मास ऑफ द गैस। अगर हमने 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस का यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट में तो वो 10 ग्राम ही रहेगी, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, क्योंकि कंटेनर जो है वो ओपन नहीं है। उसमें कंटेनर में एक तरफ पिस्टन लगा हुआ है, वो पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हो सकता सराउंडिंग के साथ। हीट एक्सचेंज हो सकती है लेकिन मटेरियल एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो कंटेनर में अगर 10 ग्राम गैस थी तो वो 10 ग्राम ही रहेगी, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी। सो 1/3 इज कांस्टेंट, जो मास है वो भी कांस्टेंट है, गैस का जो मास है एक्सपेरिमेंट में जो हमने गैस ली है वो भी कांस्टेंट। तो देखिए केटीजी से हम इसको प्रूफ कर रहे थे। यहां पर क्या क्या कांस्टेंट है? 1/3 इज कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट, mass of the substance, mass of the gas is constant for an experiment, and CRMS is also constant. CRMS भी constant है। ये कैसे पता लगा? ये यहां से पता लगा, at constant temperature if T is equal to constant, अगर temperature change नहीं हो रहा then CRMS is equal to constant। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा गैस का तो उसकी सीआरएमएस स्पीड जो होगी गैस की वो भी क्या नहीं होगी, वो भी चेंज नहीं होगी। ओके, तो हम लोग इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/3 इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट एंड सीआरएमएस इज आल्सो कांस्टेंट बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग इन दिस एक्सपेरिमेंट। देन पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये P इंटू वी, ये सामने क्या लिखे हुए हैं? ये सारे के सारे कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होंगे। गैस की वॉल्यूम चेंज होगी, प्रेशर चेंज होगा, उसके बेसिस पर ये तीनों चेंज नहीं होंगे, ये तीनों चेंज नहीं होंगे। तो उस केस में ये सारे कांस्टेंट है, इसीलिए पीवी इज इक्वल टू हमने कांस्टेंट लिख दिया एंड दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ। दिस इज बॉयल्स लॉ और ये थी बॉयल्स लॉ। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं बॉयल्स लॉ को। अब नेक्स्ट लॉ प्रूफ करते हैं, चार्ल्स लॉ। पहले उसको समझते हैं चार्ल्स लॉ क्या होती है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है। Okay, the next topic is proof of Charles law on the basis of KTG, kinetic theory of gases। देखिए पहले चार्ल्स लॉ को समझ लीजिए क्या होती है। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे, पहले चार्ल्स लॉ समझ लीजिए क्या होती है। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, या जो वॉल्यूम होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। दोनों तरीके से इसको बोला जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कंडक्टिंग बॉल्स का एक कंटेनर लेना पड़ेगा। कंडक्टिंग बॉल्स का एक कंटेनर लेंगे और यहां पर इसमें एक पिस्टन फिक्स कर देंगे और पिस्टन को फ्री छोड़ना पड़ेगा ताकि प्रेशर कांस्टेंट रहे, ताकि प्रेशर कैसा रहे, प्रेशर कांस्टेंट रहे। ओके,
और हमने यहाँ पर लगाया बर्नर, इसको गर्म करेंगे, हीट एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी देंगे तभी तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगी। तो हमने ये जो कंटेनर लिया, इसमें जो भी गैस है इसका हमने प्रेशर नोट किया, जो प्रेशर है वो 1 atm है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और इस कंटेनर की जो वॉल्यूम है वो है 1 मीटर क्यूब, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो था 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये पैरामीटर थे इसके, टेम्परेचर 20 था, प्रेशर 1 atm था, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब थी। द वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब। ओके, बर्नर को स्टार्ट करेंगे, हीट एनर्जी देना शुरू करेंगे। तो जैसे ही हीट एनर्जी देना शुरू करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और अब इस बर्नर को बंद नहीं करना है, वो तो आइसोथर्मल प्रोसेस में होता था, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें इसको बंद करना पड़ता था ताकि गैस और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए फिर से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हमने बर्नर को चलाया, बर्नर को चलाने पर हीट एनर्जी कंटिन्यूअसली मिल रही है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इस गैस का क्या बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, 20 से 25 हुआ, 30 हुआ। और उसके साथ साथ एक चीज और देखने को मिल रही है, पहले मैंने इस पिस्टन को ऐसा पकड़ करके रखा हुआ था, ऊपर नहीं जाने दे रहा था, तो उस केस में वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगी लेकिन प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो फास्ट मूविंग हो जाएंगे गर्म करने पर, तो यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो जब मैंने इस पिस्टन को मूव नहीं होने दिया, ऊपर नहीं जाने दिया, तो उस केस में क्या हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट रही और प्रेशर इंक्रीज होता रहा। लेकिन हमें ऐसा तो करना नहीं है, हमें क्या कांस्टेंट रखना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है। प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो हमने पिस्टन को फ्री छोड़ रखा है, ये अपर डायरेक्शन में जा सकता है। तो जैसे ही हीट एनर्जी देंगे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल फास्ट मूविंग होंगे। अगर ये पार्टिकल फास्ट मूविंग होंगे तो ये पिस्टन से जाकर के ऐसा टकराएंगे, वॉल के साथ भी टकराएंगे, ये जो कंटेनर की वॉल है इनसे भी टकराएंगे, लेकिन वॉल्स जो है वो फैल नहीं सकती है। फ्री कौन है यहाँ पर पिस्टन फ्री है, वो मूव कर सकता है। तो इस पर जो पार्टिकल जाकर के टकरा रहे हैं और इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस वजह से ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है, ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि पिस्टन की ये पोजीशन आ चुकी है, इस पोजीशन पर आ चुकी है, ये ऐसा ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और ऊपर ऐसा बढ़ते बढ़ते इस पोजीशन पर आ चुका है। तो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर तो बढ़ा ही बढ़ा और उसके साथ साथ क्या इंक्रीज हो रही है, और उसके साथ साथ वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ साथ वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। प्रेशर भी बढ़ना चाहिए था लेकिन प्रेशर बढ़ा था, क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा पार्टिकल्स के बीच का स्पेस फिर से इंक्रीज हो जाएगा, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस इंक्रीज हो जाएगा तो नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकंड डिक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकंड डिक्रीज हो जाएंगे तो प्रेशर फिर से ही क्या रह जाएगा, 1 atm। पहले यहाँ पर मॉलिक्यूल जितना प्रेशर लगा रहे थे 1 atm, अब इतनी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, पार्टिकल्स की एनर्जी तो बढ़ी थी लेकिन अब उनको ज्यादा दूर जाकर के टकराना पड़ता है, तो इस वजह से प्रेशर अभी 1 atm है। तो ये कैसे किया हमने, पिस्टन को फ्री छोड़ दिया जिसकी वजह से ये ऊपर जा सकता है और इसके कारण से यहाँ का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। हीट एनर्जी देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, पिस्टन ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। और ये कौन सा एक्सपेंशन है, ये आइसोबैरिक एक्सपेंशन है। ये कैसा एक्सपेंशन है, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक एक्सपेंशन क्या होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है और कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर। यहाँ का टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ही क्या इंक्रीज होती जाएगी, उतनी ही वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी। सो दिस इज चार्ल्स लॉ। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई वे में लिखते हैं, V इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाएंगे तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग कांस्टेंट लिख सकते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। ओके, ये जो टेम्परेचर है इसको इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, वॉल्यूम डिवाइड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम डिवाइड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस इज चार्ल्स लॉ, दिस इज चार्ल्स लॉ। तो इस चार्ल्स लॉ को अब हम प्रूफ करेंगे किससे, केटीजी से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हम इसको प्रूफ करके बताते हैं। ओके, अब आपको समझ आ रहा है फॉर्मूला के अंदर एक तो वॉल्यूम चाहिए होगा और एक फॉर्मूला के अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा, टेम्परेचर को लिखना पड़ेगा। तो दोनों को लिखते हैं। V अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है, ये मतलब भी आपको पता होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, जितनी वॉल्यूम इंक्रीज होगी उतना ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहेगा।
वॉल्यूम डिक्रीज होगी, कंप्रेशन करेंगे, वॉल्यूम कम होगी, टेम्परेचर भी कम होगा और वो हीट एनर्जी सराउंडिंग में रेडिएट करता रहेगा। वॉल्यूम डिक्रीज होने से टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो फिर भी कांस्टेंट रहेगा। तो एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज हो जाएगी और रेशियो लेकिन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब मल्टीप्लिकेशन का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था बॉयल्स लॉ में, उसमें क्या था, उसमें यह था कि एक क्वांटिटी इंक्रीज होती थी तो दूसरी डिक्रीज हो जाती थी, एक क्वांटिटी इंक्रीज होती थी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती थी, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन था, प्रोडक्ट का रिलेशन था। ये रेशियो का रिलेशन है, एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। तो हमें ये प्रूफ करना है V अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसमें मैं कुछ बातें लिख देता हूं। एट कांस्टेंट प्रेशर, पूरा डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है हमें। एट कांस्टेंट प्रेशर हम ये प्रूफ करके बताएंगे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर। दिस इज चार्ल्स लॉ। इसको प्रूफ करके बताना है आपको। इसको प्रूफ करके बताना है तो कौन सी थ्योरी से प्रूफ करना है, केटीजी से। सो एज पर द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज P is equal to 1/3 डेंसिटी रो CRMS स्क्वायर। रो की जगह पर क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, जैसा कि हमने बॉयल्स लॉ को प्रूफ करने में लिखा था। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। ओके, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। P इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ओके, अब इसमें हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला चाहिए, तो वॉल्यूम को इस तरफ ले आते हैं। ये वॉल्यूम डिवाइड में इधर आएगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और ये प्रेशर इधर मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनने वाला है। द फॉर्मूला विल बी वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मास अपॉन प्रेशर एंड CRMS स्क्वायर, ये आएगा फॉर्मूला। अब CRMS की जगह क्या लिख सकते हैं, CRMS की जगह टेम्परेचर को लिख सकते हैं। तो देखिए क्या फॉर्मूला था, ये हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ गैस में पढ़ा था। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ गैसेस में हमने ये स्टडी किया था दैट CRMS इज इक्वल टू √3 kBT डिवाइड बाय m। दिस इज द फॉर्मूला। तो हम लोग मॉलिक्यूल्स की आरएमएस स्पीड कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स की आरएमएस स्पीड उसके टेम्परेचर से निकालते हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही आरएमएस स्पीड होगी। ये तो कांस्टेंट है ना, 3 कांस्टेंट है, केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इट इज ए कांस्टेंट। तो अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूंगा तो क्या होगा, यहां पर स्क्वायर हो जाएगा और इधर से हम लोग क्या कर देंगे, अंडर रूट को हटा देंगे। तो CRMS स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, तो CRMS स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 kBT अपॉन m। तो ये वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लिख देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ CRMS स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ये वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। V इज इक्वल टू 1/3 mass upon pressure, mass of the gas and the pressure of the gas, CRMS square की जगह ये वैल्यू लिख देंगे। so it will be 3 kBT upon mass of molecule। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, मास ऑफ द मॉलिक्यूल एंड केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टी। ये बन गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में क्या क्या कांस्टेंट है, इस फॉर्मूला में क्या क्या कांस्टेंट है, तो आंसर है आपने जितनी गैस ली थी, आपने 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस ली थी, तो उसका मास तो बदलेगा नहीं। क्लोज कंटेनर में गैस है तो वो 10 ग्राम की रहेगी। एक मॉलिक्यूल का मास 16 यूनिट, सॉरी एक मॉलिक्यूल का मास 32 यूनिट है। एक मॉलिक्यूल का मास 32 यूनिट है। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है जिसमें O डबल बॉन्ड O लिखते हैं, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 32 यूनिट होता है। तो ये भी चेंज नहीं होगा, एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो भी कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर तो हम बोलेंगे कांस्टेंट है, तो यहां पर लिखेंगे
if pressure is constant, then प्रेशर भी कांस्टेंट है तो क्या होगा, तो यहां पर जो m है वो kb डिवाइड बाय p और मास ऑफ मॉलिक्यूल ये सब क्या है, दीज ऑल आर कांस्टेंट। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट है, ये सारे के सारे क्या है, ये सब कांस्टेंट है। अगर ये सब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हटा देते हैं, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। ये सब कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इन पे तो डिपेंड करेगी नहीं, अगर इन पे डिपेंड नहीं करेगी तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। एंड दिस इज चार्ल्स लॉ। और ये कौन सी लॉ है, ये चार्ल्स लॉ है, और हमने इसको किससे प्रूव किया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से प्रूव कर दिया। ओके okay, now the next topic is proof of Avogadro's law on the basis of kinetic theory of gases। आपको एवोगैड्रोस लॉ को प्रूव करना है। एमिडियो एवोगैड्रो जिन्होंने ये नंबर बताया था 6.022 into 10 to the power 23 कुछ कैलकुलेशंस के बेस पे, कि अगर हम 1 मोल सब्सटेंस लेते हैं तो उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ओके अच्छा, लॉ क्या थी, एवोगैड्रोस लॉ क्या थी, तो वो लॉ के बारे में सुन लीजिए। If the pressure, volume and temperature of the two gases are same, then the number of particles of the two gases are also same। इस कंटेनर के अंदर गैस है, इसका नाम लिखा हमने गैस ए, और जो दूसरा कंटेनर है उसमें है गैस बी। इसमें हाइड्रोजन गैस है और उसमें ऑक्सीजन गैस है, इसमें ऑक्सीजन इसमें हाइड्रोजन, दोनों अलग अलग गैसेज हैं। लेकिन यहाँ का प्रेशर पी आ रहा है और हमने इसके प्रेशर को भी मेजर किया, यहाँ का प्रेशर भी पी है। इस कंटेनर की वॉल्यूम V है, इस कंटेनर की वॉल्यूम भी V है, ये भी 1 मीटर क्यूब का, ये भी 1 मीटर क्यूब का। ओके और यहाँ का टेम्परेचर है T, यहाँ का टेम्परेचर भी है T। इसका टेम्परेचर भी 27 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर भी 27 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर है। तो अभी हम ये कंसीडर कर रहे हैं, हमने दो कंटेनर लिए, दोनों कंटेनर के अंदर जो गैस है वो अलग अलग है, उसमें गैस ए है, उसमें गैस बी है, एक में ऑक्सीजन गैस है, एक में हाइड्रोजन गैस है, लेकिन दोनों के प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है। तो एवोगैड्रो ने ये प्रूव करके बताया कि इसमें जितने मॉलिक्यूल्स होंगे दैट इज Na, इसमें जितने मॉलिक्यूल्स होंगे दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बी आर इक्वल। अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है, अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है दोनों गैसेस के, तो उस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ए गैस में जितने मॉलिक्यूल्स हैं Na और बी गैस के जितने मॉलिक्यूल्स हैं Nb, ये दोनों कैसे मिलेंगे, ये दोनों इक्वल मिलेंगे, दैट इज एवोगैड्रोस, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। अब इसको हम लोग क्या करके बताते हैं, प्रूफ करके बताते हैं कि कैसे प्रूफ किया जा सकता है इसको। तो सबसे पहले मैं एवोगैड्रोस लॉ लिखता हूँ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं और उसी स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ करके बताएंगे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस under identical condition of temperature and pressure under identical condition of temperature and pressure contain the same number of molecules, contain the same number of molecules, दोनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सो दिस इज एवोगैड्रोस लॉ। तो हमें इसी को प्रूव करना है। लॉ समझ में आ रही है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, अगर आपने कुछ गैसेस ली है उनकी वॉल्यूम सेम है और कंडीशंस भी आइडेंटिकल है। कौन सी कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन आइडेंटिकल है, तो वो जो गैसेस होंगी उन सब गैसेस के अंदर नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर द सेम। ओके
अब देखिए इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग गैसेस लेंगे, दोनों अलग अलग गैसेस के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग लेंगे, लास्ट में जाकर के ये प्रूव कर देंगे कि दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, अजम्पशंस क्या है, अजम्पशंस ये है कि ये जो कंटेनर है इसकी वॉल्यूम V है और दूसरा कंटेनर जो हमने लिया वो भी आइडेंटिकल लिया, तो इसकी वॉल्यूम भी V है, तो दोनों की वॉल्यूम सेम है। इसके अलावा हमने यहाँ का टेम्परेचर सेम रखा, इस गैस का टेम्परेचर भी T है और इस गैस का टेम्परेचर भी T है। यहां पर है गैस A और इस कंटेनर में है गैस B। ओके, इसके बाद में यहां का जो प्रेशर होगा P होगा और इस कंटेनर के अंदर जो गैस का प्रेशर है वो भी P। ओके, अच्छा ये P प्रेशर हम एक बार P1 P2 लेते हैं, इसको P1 P2 लिखते हैं। हम ऐसा मान लेंगे ना दोनों का प्रेशर सेम आ रहा है, तो दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख सकते हैं, उसी के बेसिस पर तो ये प्रूव किया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर है N1, सेकेंड कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर है N2, इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो N2 है। यहां पर जो मॉलिक्यूल है उसका जो मास है, इस मॉलिक्यूल का जो मास है वो है M1। यहां पर कोई दूसरी गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है तो इसके मॉलिक्यूल का मास 2 यूनिट होगा, यहां पर ऑक्सीजन गैस है तो इसके मॉलिक्यूल का मास 32 यूनिट होगा, तो इसका मास है M2, मासेस अलग होंगे। अब देखो ये हमारा अजम्पशन है और इसको प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ आपको करना है प्रेशर के फॉर्मूला से। प्रेशर का फॉर्मूला लोगे 1/3 रो CRMS², और इसमें भी प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 रो CRMS²। अब CRMS² दोनों में अलग अलग ले लेंगे, दोनों की वेलोसिटीज एक लेंगे या अलग लेंगे, तो आंसर है दोनों की वेलोसिटी सेम लेंगे। क्यों सेम लेंगे, क्योंकि मैंने इसका टेम्परेचर भी T लिखा है और इस गैस का टेम्परेचर भी T लिखा है, अगर टेम्परेचर सेम है तो CRMS भी सेम होगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की सेम होगी। तो आपको प्रेशर के फॉर्मूला, इसके लिए प्रेशर कैलकुलेट करना है, इसके लिए प्रेशर कैलकुलेट करना है। लास्ट में लिखेंगे इफ द प्रेशर इज सेम, तब P1 और P2 दोनों को इक्वल रख देंगे, P1 P2 दोनों को इक्वल रखेंगे और इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ये सामने आएगा दैट N1 इज इक्वल टू N2, ये प्रूफ करना होगा। करेंगे कैसे, मैंने आपको बता दिया, प्रेशर के फॉर्मूला से करेंगे। तो ये डेरिवेशन आप लोग करके देखिए, अगर नहीं होगा तो कल मैं करवा दूंगा।